दो टाइप के चार्ज होते हैं, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। और ये मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और इसी चारों तरफ एक फील्ड है, मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट का चार्ज है, ठीक है। देखो चार्ज की फील्ड भी वेरी करती है उसकी अमाउंट पे, अगर इसमें थोड़ा ज़्यादा चार्ज कर दूंगा तो उसकी फील्ड ऑफ इसका फील्ड भी बढ़ जाएगा। तो एक चार्ज होता है ना कोई भी, उसकी चारों तरफ एक फील्ड होती है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, अगर मैं ऑपोजिट चार्ज लेके जाऊंगा जैसे कि नेगेटिव चार्ज, तो ये अट्रैक्शन फील करेगा और इससे चिपक जाएगा। और अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे लेके आऊँगा ना, तो ये रिपल्शन फील करेगा और दूर भागना चाहेगा। जैसा आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, जो मैग्नेट होता है ना, नॉर्थ वाला साउथ को अट्रैक्ट करता है और साउथ वाला नॉर्थ वाले पार्ट को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। सेम वही कॉन्सेप्ट है कि अगर लाइक चार्ज है तब तो रिपल्शन होगा। देखो एन और एन मिलके रिपल्शन होता है और एन और एस मिलके अट्रैक्शन होता है, सेम चीज़ है भाई, ठीक है। तो देखो इस आपने तो इसके लिए यहाँ पे इनफाइनाइट पे है। अब क्या होता है, मुझे एक चार्ज ऐड करना है, इस चार्ज पे ये वाला चार्ज मेरे को ऐड करना है या फिर मेरे को ये वाला ऐड करना है। तो उस नए चार्ज को ऐड करने के लिए मुझे जितना वर्क करना पड़ रहा है ना, वो क्या है, पर यूनिट चार्ज। मान लो ये क्यू अमाउंट का चार्ज है और ये क्यू अमाउंट का चार्ज है, इस क्यू में मुझे ये क्यू ऐड करना है। तो इसको ऐड करने के इसकी फील्ड में लेके आना पड़ेगा, इसकी फील्ड में लाने के लिए मुझे वर्क करना पड़ेगा। तो जो वर्क किया मैंने पर यूनिट चार्ज, वही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। और ये वर्क होता है ना, जो मैंने वर्क किया है, अगर मान लो मैं इसको यहाँ ला के छोड़ देता हूँ, ये रिपल्शन फील करेगा, तो ये वर्क पहले तो स्टोर हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। अब सर ये कैसे स्टोर हुआ, देखो आपने पढ़ा होगा, एक सरफेस है ये, इस पे बॉल पड़ा है, ठीक है। मैं इसको बॉल को यहाँ उठा के ले आया, तो मैंने एक वर्क किया, ठीक है। और ये वर्क किस में स्टोर हो जाता है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है, ठीक है। मान लो अच्छे से समझते हैं, और टंकी होती है ना अपनी छत के ऊपर, उसमें मैंने मोटर से वर्क किया और मैंने पानी चढ़ा दिया ऊपर, ठीक है। तो पानी चढ़ा दिया ऊपर, तो वो पानी स्टोर हो गया टंकी में। तो पानी की क्या होगी, ऊपर की तरफ क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी हाई होती है, ठीक है, MgH आपने पढ़ा होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, अब जैसे आप नीचे टैप खोलोगे ना, तो काइनेटिक उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है। तो वैसे ही है ना, ये पोटेंशियल एनर्जी जो वर्क हो ना, इसकी फील्ड में पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में ये स्टोर हो गई है, इसका जो वर्क किया है ये अपन ने, ठीक है। देखो अपन ने समझा देता हूँ, एक चार्ज है Q, ये छोटा चार्ज है Q, इसको मुझे ऐड करना है इस चार्ज पे, तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा वर्क, इसकी फील्ड में लाना पड़ेगा, इसकी फील्ड में रिपल्शन भी हो रहा है और मुझे ऐड भी करना है। देखो ऐड भी हो जाता है थोड़ा बहुत, अगर बहुत कम अमाउंट है ना चार्ज की, तो ऐसे भी नहीं है कि पूरा ही दूर भाग जाएगा, तो मुझे एकदम ज़बरदस्ती वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क एक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में है। अगर मान लो मैं थोड़ा सा भी ना इस चार्ज को यहाँ पे लाके मुझे ऐड कर दिया और हल्का सा भी मूवमेंट दे देता हूँ ना, तो ये दूर भाग जाएगा। ये क्या भाग जाएगा, दूर भाग जाएगा। तो वो वर्क इसकी एक बार पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो चुका है। अब मान लो इसको थोड़ा सा भी वो मिलता है ना इनिशिएशन, तो ये काइनेटिक एनर्जी वो पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में बदल के भाग जाएगा। तो स्टार्टिंग वाला वर्क तो एक बारी के लिए तो स्टोर हो गया ना इसमें पोटेंशियल एनर्जी में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का नाम दिया अपन ने, ठीक है। तो पोटेंशियल क्या हो गया, वर्क अपॉन क्यू, ठीक है। और एग्जांपल के लिए मैंने आपको ये समझाया था, बॉल वाला भी एग्जांपल दिया है मैंने, पानी की टैंक वाला भी एग्जांपल दिया है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है।
और अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की मैं आपको डेफिनेशन दे देता हूँ, ठीक है। देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपकी टेक्स्ट बुक में ऐसे डिफाइन किया गया है, इट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज या फिर वर्क डन ऑन चार्ज पर ऑन दैट चार्ज पर यूनिट चार्ज इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन किया है, इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अरे सॉरी गलत बोल दिया मैंने। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is defined as the electric potential energy of charge or work done on charges per unit charge. It is denoted as V. देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अपन एज V डिनोट करते हैं, ठीक है। और डेफिनेशन आपको लिखनी है क्योंकि ये आपके 1 नंबर 2 नंबर के ऐसे क्वेश्चन के फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और द वर्क डन ऑन चार्ज पर यूनिट चार्ज, ठीक है। ये फॉर्मूला भी आ गया अपने पास एक, ठीक है, जो आपको याद करना है। ये वर्क है या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा आपको। अब आप देखो, अब नेक्स्ट अपन करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट अपना हेडिंग है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको अपन वोल्टेज भी बोलते हैं, ठीक है। आपने वोल्टेज सुना होगा, तो वोल्टेज का अगर टेक्निकल वर्ड है तो यही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखो, आपने ये देखा होगा ना, जैसे देखो एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। ये एक ट्यूब है, ठीक है, ऐसे यू शेप का ट्यूब है और इसमें एक वॉल्व फिट है, ठीक है। अब इसमें क्या है, पानी भर रखा है मैंने इसमें तो यहाँ तक, और इसमें मैंने भर रखा है यहाँ तक। अब मैं जैसे ही ये वॉल्व ओपन करूँगा ना, वॉल्व, ये है वॉल्व, ये मैंने जैसे ही ओपन किया ना, तो इसमें क्या होगा, लेवल बराबर आ जाएगा एक टाइम के बाद में। क्यों बराबर हो जाएगा, ठीक है, ये बराबर आ जाएगा लेवल, इसमें हो जाएगा कम, इसमें हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाटर का पोटेंशियल ज़्यादा है। पोटेंशियल मतलब हिंदी में अगर अर्थ निकालें इसका क्षमता होता है, क्षमता, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर का अमाउंट ज़्यादा है, अमाउंट ज़्यादा है तो वाटर का पोटेंशियल ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ कम है। तो यहाँ से हमें एक ये चीज़ समझ में आती है कि कोई भी चीज़ अगर मूव करेगी ना, तो अपने हाई पोटेंशियल से अपने लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेगी, लो पोटेंशियल की तरफ, ठीक है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेगी। अब जैसे मैंने आपको एक पहले भी एग्जांपल दिया था कि बॉल ऊपर पड़ी है, उसका पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि एक हाइट पे आ गई ना वो, अब नीचे आके वो अपना पोटेंशियल कम करना चाहेगी, है ना। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है बॉल की, आपने फॉर्मूला पढ़ा है mgh, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। यहाँ पे हाइट पे ज़्यादा होती है पोटेंशियल एनर्जी, तो वो जैसे ही अपन उस बॉल को छोड़ेंगे वो नीचे आने की कोशिश करेगी अपने लो पोटेंशियल पे। तो वैसे ही कोई भी चीज़ होती है वो अपने हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करती है। एक अच्छा और एग्जांपल, एक मान लो रूम है, एकदम क्राउडेड है, तो यहाँ पे पोटेंशियल ऑफ पीपल्स क्या है, बहुत ज़्यादा है, एक पीपल की अमाउंट ज़्यादा है। तो अगर मान लो एक खाली कमरा मिला, गेट खुले, तो वहाँ के लोग थोड़े बहुत तुरंत निकलना चाहेंगे उस क्राउड से। तो हाई पोटेंशियल से
लो पोटेंशियल की तरफ जाएंगे। लो पोटेंशियल मतलब कि जहाँ पे पोटेंशियल को ऐसे अमाउंट की जैसे भी डिनोट कर सकते हो अगर आप समझना चाहो। पोटेंशियल मतलब उसकी क्वांटिटी वहाँ पे ज़्यादा, जैसे वाटर का यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे वाटर की अमाउंट ज़्यादा है, वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो यहाँ पे वाटर का पोटेंशियल भी ज़्यादा है। ठीक है, ऐसे पोटेंशियल के बहुत अलग अलग मायने हैं, पर समझने के लिए एक बार इतना काफ़ी है आपके लेवल पे, है ना। तो इन द सेम वे इलेक्ट्रिसिटी, द सेम गोज विद द इलेक्ट्रिसिटी और बैटरी। वहाँ पे क्या होता है, जो बैटरी होते हैं ना, या फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल सोर्स है, इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है, मान लो कोई बैटरी है, या फिर ये जो अपने घरों में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है उसका सोर्स कुछ अलग है। ठीक है, तो अपन नॉर्मल सर्किट की बात करें तो अपने नॉर्मल सर्किट के लिए इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स क्या होगा, बैटरी होगी। ठीक है, तो बैटरी में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो अपने हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं, तो इसी की वजह से करंट फ्लो करता है। तो करंट फ्लो करने की वजह क्या हुई, इलेक्ट्रॉन्स के पोटेंशियल डिफरेंस, तो वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ ओम्स लॉ, देखो ओम बाबा करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक लॉ दिया, तो उन्हीं के नाम पे रख दिया ओम्स लॉ। क्या बोला उन्होंने, देखो उन्होंने बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस, देखो मैंने आपको पहले समझाया, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही करंट फ्लो, मतलब किसी भी सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है ना, तो उसका रीज़न सीधा और सिंपल सा है, दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही उसका कारण है। ठीक है, जो आपकी जो बैटरीज हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करती है। ठीक है, उसी के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। ठीक है, इसमें आई फ्लो कर रहा है, ये पोटेंशियल वी का, किसी पोटेंशियल वी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी का कोई एक मैंने बैटरी लगाई। ठीक है, देखो बैटरी आपने सॉरी आपने देखा होगा दो टर्मिनल होते हैं, प्लस और माइनस, एक हाई पोटेंशियल होता है, एक लो पोटेंशियल होता है ना। तो फिर क्या होता है, बल्ब ग्लो करता है जब ये की क्लोज हो जाती है। ठीक है, तो इसने क्या ऑब्जर्व किया, इसने ही ऑब्जर्व दैट, जो वो देखो ये इस पर्टिकुलर सर्किट में वोल्टेज है ना, ये देखो ये किसी 10 वोल्ट की बैटरी होगी मान लो, तो इसमें कुछ आई करंट था, अब इसने क्या किया, डबल कर दिया ये, तो अब इसने करंट देखा कि यहाँ पे 2i हो गया, है ना। अब इसने देखा 30V कर दिया तो यहाँ पे करंट हो गया 3i। तो जैसे जैसे करंट जितने टाइम्स हो रहा है, v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, इन्होंने देखा। अब इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक कांस्टेंट आया IR। ठीक है, इसने ग्राफ में ऑब्जर्वेशन की है, पहले तो करंट बढ़ रहा है जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है ना। देखो करंट, देखो ये कंसेप्ट क्लियर कर लो, करंट के कारण वोल्टेज नहीं है, वोल्टेज के कारण करंट है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लगा दिया है, करंट के कारण वोल्टेज नहीं है, वोल्टेज के कारण ही करंट है। ध्यान रखना ये बात, अगर वोल्टेज नहीं होगा तो करंट नहीं होगा। ठीक है, वोल्टेज से करंट है, करंट से वोल्टेज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एक अपन ने पास फॉर्मूला आया, दैट इज वोल्टेज इज इक्वल्स टू आई आर। व्हाट इज दिस आई, सॉरी व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस आई, दिस आई इज करंट, व्हाट इज दिस V, this is electric potential। अब ये क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, व्हाट, ये इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, व्हाट इज दिस रेजिस्टेंस। ठीक है, समझेंगे सारा अभी। ठीक है, देखो
ओम बाबा ने ऑब्जर्व किया, ठीक है। तो ये लॉ लिख देता हूँ मैं। पहले तो क्या है, आप डेफिनेशन अपने साथ साथ ही नोटबुक में उतार लो, ठीक है। दिस लॉ स्टेट्स दैट द electric current flowing in a conductor is directly proportional to the potential difference. The electric current flowing in the conductor is directly proportional. ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है गाइस, वोल्टेज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर, ये कंडक्टर अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशंस ऑफ द कंडक्टर रिमेन सेम। मतलब जिस कंडीशन में आप ये फर्स्ट वाला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, सेकेंड वाला भी आपने उसी कंडीशन में परफॉर्म किया, थर्ड वाला भी आपने उसी कंडीशन में परफॉर्म किया। प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड द अदर फिजिकल कंडीशन ऑफ द कंडक्टर रिमेन सेम, ठीक है। इस लाइन का यही मतलब है कि टेम्परेचर मतलब आप जिस रूम में ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, चाहे फर्स्ट वाला एक्सपेरिमेंट किया, चाहे सेकंड वाला एक्सपेरिमेंट किया, चाहे थर्ड वाला एक्सपेरिमेंट किया, वो सेम ही टेम्परेचर सेम अदर फिजिकल कंडीशंस में परफॉर्म किया है, ठीक है। तो मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ उसकी, मैंने बोल दी है एक बार, ठीक है, आप देखना। द इलेक्ट्रिक करंट flowing in a conductor का स्पेलिंग है CONDUCTOR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है जितना एक क्वांटिटी जिस इलेक्ट्रिक करंट जितना बढ़ेगा ना, जिस रेशियो से या जिस मल्टीप्लिकेशन से, उसी वैल्यू से क्या होगा, वोल्टेज भी बढ़ेगा, प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। ये डिफरेंस है, ठीक है गाइज, अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। अब वही देखो, इतना बहुत है लिखना, टेम्परेचर और अदर फिजिकल कंडीशन क्या है, अदर फिजिकल, देखो PHYSICAL इसकी स्पेलिंग है, फिजिकल कंडीशंस क्या है, सेम है, ठीक है। इसको बना लेना, मैंने वैसे बोल दिया है, रिवाइंड करके देख लेना आप, ठीक है। देखो अपने पास दो टर्म आई, क्या टर्म आई, एक तो R और एक V एक R, ठीक है। तो पहले अपन इसको डिस्कस कर रहे हैं और V को मैं एक बार के लिए छोड़ रहा हूँ। देखो हालांकि ये डिस्कस पहले करनी थी, बट इसे अपन लेटर ऑन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये लेटर ऑन डिस्कस करेंगे अपन, ये भी डिस्कस कर रहे हैं रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है। देखो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, देखो जो डेफिनेशन बोल रहा हूँ मैं, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। अब मान लो ये एक कॉपर का वायर है, इसमें एटम्स की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है, ठीक है, ये जस्ट एग्जांपल है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, और इन ये जो मैंने लाइंस बनाई है ना, इसमें बहुत ज़्यादा गैप्स हैं, छोड़ो यार ऐसे नहीं, थोड़ा अच्छे करते हैं, ठीक है। ये है ऐसा, ठीक है। अब क्या कर रहा है, ये एटम है, ठीक है, ऐसे। अब क्या होता है, वाटर फ्लो कर रहा है, मान लो, सॉरी गाइस, ये एटम्स हैं कुछ ऐसे ऐसे, और इसमें मान लो ये फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रॉन, जितना टकराएगा ना
उतना हिंड्रेंस मिल रहा है। मान लो एक क्राउडेड प्लेस में आप जा रहे हो, मान लो शॉपिंग करने गए, एक पतली सी गली है, ठीक है, दिल्ली की सड़कों में चले गए अपन, जैसे सरोजनी मार्केट है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, टकराते रहे अपन पीपल से, ठीक है, तो हमारा क्या है, वो रेजिस्टेंस ही तो है, तो जिससे क्या होता है, एफिशिएंसी कम होती है, ठीक है, तो वो हिंड्रेंस प्रोवाइड कर रहे हैं एक, तो उसी हिंड्रेंस के कारण क्या होता है, जैसे देखो इसमें कुछ अलग एक आर सा है ना, इसमें हिंड्रेंस है, ठीक है, ऐसे साइंटिस्ट ने देखो ऐसे किया, हाँ आप समझते हैं, हिंड्रेंस प्रोवाइड हो रहा है किसके फ्लो में, करंट के फ्लो में एक हिंड्रेंस प्रोवाइड हो रहा है, उसको बोला रेजिस्टेंस, ठीक है, तो क्या रेजिस्टेंस सबका सेम है, ठीक है, ये मान लो मैंने कॉपर का लिया वायर, अब मैं लेता हूँ सिल्वर का, सिल्वर क्या है, बेस्ट कंडक्टिंग है, बेस्ट कंडक्टिंग है मतलब इसमें हिंड्रेंस बहुत कम है, ठीक है, तो इसमें एटम कुछ इस प्रकार से, देखो ये इमेजिनरी है, ठीक है, इसमें एकदम ऐसे मस्त फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो इसमें आ रहा है कम, तो देखो जब साइंटिस्ट ने देखा कि मैंने इस वाले कॉपर वाले वायर को, और ये सिल्वर वाला वायर है, ठीक है, ये सिल्वर है, ये सिल्वर वाले वायर को मैंने दोनों को ही क्या किया, वी पोटेंशियल से लगाया, मैंने एक बैटरी लगा दी वी पोटेंशियल की, तो अगर मान लो आर डैश है ये, तो दोनों उसमें देखा क्या उसने कि जो फर्स्ट वाले कॉपर में तो आया आई करंट और इसमें आया आई डैश करंट, तब उन्होंने देखा कि ऐसा कारण क्या है, तब पता चला कि हर एक मेटल की या किसी भी कंडक्टिंग मीडियम की एक अलग प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी को नाम दिया रेजिस्टेंस, कौन कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, अब वुड है वो क्यों बैड कंडक्टर है, वो बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, इसलिए कंडक्टिंग नहीं है, वो पास ही नहीं होने दे रहा, प्लास्टिक है वो पास ही नहीं होने दे रहा इलेक्ट्रिक फ्लो को, इसीलिए तो वो क्या है, बैड कंडक्टर है, तो रेजिस्टेंस क्या है, कंडक्टर की ही प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो आपको आई होप समझ आया होगा यहाँ तक। तो अब रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन करोगे, जैसे कि हमने देखा V इज इक्वल्स टू आई आर, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ R इज इक्वल्स टू V अपॉन आई, ठीक है, तो हाउ विल यू डिफाइन दिस, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू द इलेक्ट्रिक करंट ऑफ द कंडक्टर, है ना, तो लिख द डेफिनेशन, देखो हमने अभी तक सो फार वी हैव डिस्कस्ड रेजिस्टेंस, ओके, अब बात करते हैं ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि अपन को पता है कि जो दो वायर हैं, चाहे सेम मटेरियल का हो चाहे डिफरेंट मटेरियल का हो, उनके रेजिस्टेंस डिफरेंट नोट किए जाते हैं, अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे तो रेजिस्टेंस डिफरेंट पाए जाते हैं। अब कैसे देखते हैं, देखो मान लो ये है कॉपर का इस लेंथ का वायर, किसी एल लेंथ का वायर है, और एक है कॉपर का वायर एल डैश लेंथ का, ठीक है, अब क्या हुआ, देखो लेंथ इसमें छोटी है तो इसमें हिंड्रेंस क्या होगा, कम ऑफर होगा, तो रेजिस्टेंस उसी हिसाब से होगा, ठीक है, तो लेंथ ज़्यादा है इसमें
तो उस हिसाब से रेजिस्टेंस आर आएगा। ठीक है, तो इसी जो लेंथ बढ़ी तो रेजिस्टेंस बढ़ गया। ओके, तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, यहाँ से अपन लिख सकते हैं इससे कंक्लूजन। और देखो एरिया का ये है, एरिया इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, या फिर रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। क्यों? देखो जितना ज़्यादा एरिया प्रोवाइडेड होगा ना इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के इलेक्ट्रॉन फ्लो करने के लिए, ठीक है, चार्ज जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा। तो एरिया ज़्यादा रेजिस्टेंस कम, इसलिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर इसीलिए डिनोमिनेटर में आया ना, ये अपॉन में आया नीचे, ठीक है। और तो अपन को यहाँ से मिला रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। इन दोनों को कंक्लूड करके अगर लिखना चाहें अपन तो यही मिलेगा अपन को, है ना। अब इस प्रोपोर्शनल वाले साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, ठीक है, एक मैथ्स का रूल है ये, ठीक है, अपॉन ए। अब आप पूछोगे सर ये क्या चीज़ है? देखो ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, या फिर इसका नाम होता है रेजिस्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इस कांस्टेंट का नाम है। ठीक है, अब ये ना ही देखो ये जो है ना, ये पर्टिकुलरली ये जो रेजिस्टिविटी है एक पर्टिकुलर एलिमेंट, मान लो कॉपर है, तो ये कॉपर के लिए कांस्टेंट होगी। Ag है सिल्वर, उसके लिए भी कांस्टेंट होगी, इसके लिए भी कांस्टेंट है, बट इन दोनों के लिए अलग अलग होगी। तो ये नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करती है, मतलब इंडिविजुअल मेटल की या फिर इंडिविजुअल एलिमेंट की एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है ये इंडिविजुअल एलिमेंट की। ठीक है, मतलब समझ गए ना आप कि हर किसी मेटल के लिए ये अलग अलग डिफाइंड है। ठीक है, और पर्टिकुलर मेटल के लिए या पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए कांस्टेंट है। कोई भी मटेरियल है, ठीक है, वुड के लिए कुछ और होगी। तो जितनी ज़्यादा रेजिस्टिविटी होगी, रेजिस्टिविटी आप ऐसे कह सकते हो किसी मटेरियल की उसकी खुद की, देखो एक मटेरियल होता है, उसका खुद का एक स्ट्रक्चर होता है, उसके खुद के स्ट्रक्चर के कारण भी एक रेजिस्टेंस ऑफर्ड होती है। मान लो कि मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में कि एटम का स्ट्रक्चर है ना, वो अलग तरीके से डिज़ाइन होता है, तो उसी के हिसाब से भी एक रेजिस्टिविटी प्रोवाइड करता है ना, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है उसका स्ट्रक्चर। तो आप वैसे समझ सकते हो इसको कि ये पर्टिकुलर मेटल की रेजिस्ट करने की वो है क्षमता। ठीक है, और ये कांस्टेंट होती है क्योंकि स्ट्रक्चर लगभग कॉपर का, चाहे आप छोटा वायर लो चाहे बड़ा वायर लो, लगभग स्ट्रक्चर सेम सी ही होती है, एटम का अरेंजमेंट सेम सा होता है, इसीलिए ये कांस्टेंट होती है मेटल के लिए। और अगर लेंथ चेंज कर दोगे तो बढ़ती है कम होती है क्या, रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी कभी भी डिपेंड नहीं करेगी आपके लेंथ और एरिया पे। देखो रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टेंस विल डिपेंड ऑन लेंथ और एरिया, बट रेजिस्टिविटी नहीं करेगी डिपेंड। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि ये एटम का अरेंजमेंट फिक्स्ड होता है हर किसी एलिमेंट के लिए, इसीलिए ऐसा समझ सकते हैं अपन। और आपने देखा होगा, मान लो आपने कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट बनाया हो स्कूल में, तो ये इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, तो आपने देखा होगा जो वायर आता है रेड कलर की, ऊपर में उसमें प्लास्टिक की कोटिंग होती है, ठीक है, और फिर ऐसे पतले पतले से ना उसमें अगर आप उसको छीलते हो ना तो ऐसे पतले पतले से कॉपर के वायर निकले होते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका एरिया कम किया जाता है, जैसे कि मैंने बताया आपको, एरिया कम करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होता है, कम हो जाता है, एरिया बढ़ाते हैं इसका,
एरिया ज़्यादा हो गया ये, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखो ये सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, एक वायर है इसके मैंने सारे टुकड़े कर दिए, ठीक है, इसको ऐसे ऐसे ब्रेक कर दिया मैंने, तो इसका एरिया तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना सरफेस एरिया, तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा इसमें। समझ आई आपको बात। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी अपन को मिला है एक, ठीक है। इससे कि अगर मान लो आपको क्वेश्चन में लेंथ दे दे, रेजिस्टिविटी दे दे, या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं इसको, और एरिया दे दे, तो आपको रेजिस्टेंस कैसे निकालना है, और रेजिस्टिविटी भी निकाल सकते हो आप, अगर मान लो आपको ये दे दे, ये दे दे और ये दे दे, ठीक है।